अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉविट्स। टुडेज़ टॉपिक इज़ लीगल रियलिज़म। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि लीगल रियलिज़म की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई और कब हुई, और उसके बाद लीगल रियलिज़म होता क्या है। देन वी विल कंसिडर जूरिस व्यूज़ के जो जूरिस थे, लीगल जूरिस, उनका इसके मुतालिक क्या ओपिनियन था। फिर उसके बाद हम एक केस लॉ को कंसिडर करेंगे। देन हम जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की तरफ चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। लीगल रियलिज़म को एज आ स्कूल हम अपनी प्रीवियस वीडियो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ चुके हैं, तो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आप वो वाली वीडियो लाजमी देख लें। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लीगल रियलिज़म की जो डेवलपमेंट थी वो अमेरिका में और यूरोप में, स्कैंडिनेविया में हुई। इस वजह से इसे जो है दो हिस्सों में कंसिडर किया जाता है। पहली तो अमेरिकन लीगल रियलिज़म है, सेकंड जो है वो स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज़म है। जो यूरोपियन या फिर स्कैंडिनेवियन लीगल रियलिज़म थी, उसका जो मकसद था, उसका जो फोकस था, वो ये था कि जो लॉ है उसको पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी से सेपरेट किया जाए। जबकि इसके बरक्स जो है अमेरिकन लीगल रियलिज़म ने इस चीज़ पर दबाव डाला कि लॉ जो है वो डीपली इन्फ्यूज़ है पॉलिटिक्स के साथ, कि लॉ पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। ये जो डेवलपमेंट हो रही थी अमेरिकन लीगल रियलिज़म की, ये 19वीं सदी में हुई, जब अमेरिका का जो लीगल मॉडल था, जो लीगल सिस्टम था, उसमें एक किस्म का रिवॉल्यूशन चल रहा था। अब हम ये देखते हैं कि लीगल रियलिज़म जो है वो है क्या। लीगल रियलिज़म बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है लॉ की, या फिर उसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो एक एक्चुअल लॉ क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है सोसाइटी में, उसको हम इसमें देखते हैं। ये थ्योरी उस चीज़ को कंसिडर करती है। ये एनालिटिकल थॉट और सोशल थॉट का एक कॉम्बिनेशन है। वो इस तरीके से कि एनालिटिकल इसलिए है क्योंकि ये कंसिडर करती है लॉ जैसे है, व्हाट लॉ इज़, जैसे कि पॉजिटिविस्ट देखता है, और ये नहीं देखती एक मॉडल लॉ की तरह कि लॉ कैसा होना चाहिए, सिर्फ ये देखती है कि लॉ कैसा है, उसको कंसीडर किया जाता है। सेकंड चीज़ जो इस लीगल रियलिज़म में देखी जाती है वो ये है कि लॉ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जब उसको हम एक प्रैक्टिकल, एक एक्चुअल शेप में लेकर आएंगे। रियलिस्ट जो भी होते हैं, जो इस थ्योरी के सपोर्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि लॉ खाली एक लॉ होना काफ़ी नहीं होता, लेकिन लॉ की इन्फोर्समेंट होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक फॉर एग्जांपल असेंबली ने लॉ बना दिया तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको एक प्रैक्टिकल शेप में लाना, सोसाइटी में अप्लाई करना, फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना, मेन चीज़ ये होती है कि उसकी इन्फोर्समेंट हो। इनके मुताबिक क्या होता है कि लॉ वो है जो कि एक जज कोर्ट में बैठ कर डिसाइड करता है और उस लॉ को अपने डिसीजन के थ्रू अप्लाई करता है सोसाइटी में। इनके मुताबिक जो है लॉ को ज़िंदगी बख्शती है वो एक कोर्ट बख्शती है। उससे पहले लॉ जो है वो मेरे लिए डेड वर्ड्स होते हैं, जिनको के लेजिस्लेटर्स बनाते हैं। लेजिस्लेटर ने लॉ बना दिया, वो खाली एक ऐसे है कि जैसे मुर्दा अल्फाज होते हैं, उनको जो ज़िंदगी देते हैं, उनको जो असल शक्ल में लेकर आते हैं, या फिर उनको जो इन्फोर्स करते हैं, वो कोर्ट्स होती हैं, जजेस होते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो है लॉ का जो पर्पस होता है वो ये है कि सोशल एंड्स को अचीव किया जाए, और सोशल एंड्स का जो है डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी सोसाइटी के ऊपर होता है। अब सोशल एंड से क्या मुराद है कि सोसाइटी का मकसद क्या होता है, हम उस चीज़ को अचीव कर सकें, और लॉ का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो सोसाइटी के ऊपर होता है। इनके मुताबिक ये कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है, तो इस चेंज की वजह से जो है लॉ अक्सर पीछे रह जाता है। तो लॉ को जो है वो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स न्यू अराइज हो रही हैं उनको काउंटर करने के लिए सोसाइटी के साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर इसकी आप एग्जांपल देखें तो अब से कुछ अर्सा पहले जो है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का इतना ज़्यादा वो नहीं था, नॉलेज वगैरह नहीं थी, तो हमारे पास साइबर एक्ट भी नहीं था। लेकिन जैसे ही जो है इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा बढ़ने लगा, क्राइम्स रेशो जो है वो ज़्यादा होने लगा, तो हमारे पास साइबर एक्ट 2013 में आ गया। इसी तरीके से जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लगी तो जो है जो लीगल थे, जो ज्यूरिस्ट वगैरह थे, उन्होंने इन्वायरमेंटल लॉज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और उसको जो है अपने कानून के अंदर लिया है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है उसके साथ साथ जो है लॉ को भी चेंज होना पड़ेगा, ताकि वो सोसाइटी के साथ चल सके। रिलीज जो होते हैं वो ये कहते हैं कि लॉ जो है वो कभी भी सर्टेन नहीं होता, लॉ की सर्टेनिटी होती नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जब आपके सामने एक सेट ऑफ फैक्ट्स आ जाए, एक केस आ जाए आपके सामने, सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, और कोर्ट जो है अपने डिसीजन के थ्रू जो है लॉ को सर्टेन बनाए। फॉर एग्जांपल एक कानून के अंदर ये लिख दिया गया है कि जो बंदा चोरी करेगा उसको इतनी सज़ा मिलेगी। अब ये चीज़ एक लिखी हुई है, जब तक इस चीज़
की वायलेशन नहीं होगी, इस रूल ऑफ लॉ की वायलेशन नहीं होगी। एक बंदा चोरी करके एक वो फैक्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाते और फैक्ट्स कोर्ट में नहीं आ जाते और कोर्ट जो है उन फैक्ट्स के ऊपर उस लॉ को अप्लाई करके एक डिसीज़न नहीं दे सकती, तब तक जो है लॉ की सर्टेनिटी हो ही नहीं सकती। ये चीज़ जो है रियलिस्ट कहते हैं। काफ़ी ऐसे जूरिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अलग से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये एक ब्रांच है सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर हम देखें तो इस स्कूल में चूंकि हमारे पास एनालिटिकल थॉट भी आ रही है तो सोशल थॉट भी आ रही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम इसे एज अ अलग जो है स्कूल कंसिडर कर सकते हैं। लीगल रियलिज्म में हमारे पास 4 मेन प्रोपाउंडर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा किरदार है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं जॉन ग्रे। इनका ये कहना था कि जज जब केस डिसाइड करता है तो वह काफ़ी ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें तब रोल प्ले कर रही होती हैं, सिर्फ लॉ ही अकेला रोल प्ले नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो एक जज है जिसने कभी फैमिली मैटर नहीं चलाया, या एक जज है जिसने कभी भी डोमेस्टिक वायलेशन का जो केस है उसको हैंडल नहीं किया, तो उसकी एक क्वालिफिकेशन और एक ऐसा जज जो कि एक्सपीरियंस जज था, पहले ऐसे केसेस का फैसला कर चुका है, दोनों का माइंडसेट अलग होगा। यही चीज़ जो है लीगल रियलिज्म कहती है। लीगल रियलिज्म ये कहती है कि जब एक जज किसी केस का फैसला कर रहा होता है तो वो खाली लॉ को नहीं देखता, वहाँ पर उसका माइंडसेट जो है वो भी अपना किरदार अदा करता है। जो दूसरे ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन, सोसाइटी, हर चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद वो जाकर एक लीगल ओपिनियन पर, एक लीगल डिसीज़न पर पहुँचता है। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आते हैं वो हैं ओलिवर वेंडर होम्स। इन्होंने ये कहा कि लॉ जो है वो लॉजिक के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। वही पहले वाली बात, ग्रे वाली बात ये कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस भी किरदार अदा करता है, जो मैंने पहले एग्जांपल दी। इसमें इन्होंने ये कहा, इन्होंने बैडमैन की थ्योरी दी, उस थ्योरी में इन्होंने कहा कि लॉ जो है उसको सिर्फ एक जो बैडमैन होता है वही प्रेडिक्ट कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। इससे मुराद ये था कि जैसे एक बंदा चोरी कर लेता है या फिर वो चोरी करने का सोचता है, लॉ जो है वो अच्छी तरीके से लॉ को पहले पढ़ेगा कि इस लॉ में अगर मैं ये क्राइम करता हूँ तो मुझे इसकी कितनी सज़ा मिलेगी। बल्कि एक जो ले मैन होगा, जब तक उसको ज़रूरत नहीं पेश आएगी वो उस लॉ को पढ़ेगा नहीं, उसे इतना पता नहीं होता उस चीज़ का। तो मतलब जो अच्छे तरीके से सक्सेसफुली जो लॉ को प्रेडिक्ट करता है वो कौन करता है? एक बैड मैन करता है। तो इन्होंने ये कहा कि लॉ को हमें एक बैड मैन के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि एक वो बंदा जो कि क्राइम कमिट करने जा रहा है या क्राइम कमिट कर देता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि इस केस में मुझे किस हद तक जो है सज़ा मिल सकती है या इस केस का फ़ैसला किस हद तक जाना चाहिए। एक जज को जो है इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए जब वो केस का फ़ैसला कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जेरेमी फ्रैंक। जेरेमी फ्रैंक जो है उन्होंने लॉ एंड मॉडर्न माइंड में ये कहा कि लॉ जो है वो एक लॉ की सर्टेनिटी एक लीगल मिथ है, कि एक सी सच्चाई है जिसका कि वजूद ही नहीं है, एक लीगल मिथ है। इनके मुताबिक ये था कि जब एक केस का डिसीज़न हो रहा था तो वहाँ पर 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक ये होता है कि लॉ, कानून क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, सेकंड जो है फैक्ट्स ऑफ द केस, के केस के फैक्ट्स क्या हैं। इनके मुताबिक जो है अगर एक जज जो है वो केस के फैक्ट्स को अच्छी तरीके से परसीव करने में नाकाम हो जाता है या फिर केस के फैक्ट्स ही गलत होते हैं, तो लॉ भले जितना भी सही हो, एक लीगल डिसीज़न आपका जो रिज़ल्ट में आएगा वो बिल्कुल ही गलत होगा। और एक लीगल डिसीज़न जब आ गया वो आपका एक प्रेसिडेंट बन जाता है और वही प्रेसिडेंट आने वाले जो केसेस होते हैं उसमें दूसरे जजेस के ऊपर बाइंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, वहाँ पर फैक्ट्स जो हैं केस के वो सही नहीं थे या एक जज जो है उनको सही तरीके से परसीव नहीं कर सका, उसने लॉ तो अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया वहाँ पर, लेकिन फैक्ट्स जो है वो एक्यूरेट नहीं थे। तो इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, एक लीगल डिसीज़न जो आया हमारे पास वो एक फॉल्टी डिसीज़न था जो कि एक प्रेसिडेंट बन चुका था। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न था वो अगर कोई लॉयर जाकर हाई कोर्ट में उसको साइड करेगा तो उसके बेस पर जो है हाई कोर्ट उस डिसीज़न को बाइंडिंग मानते हुए उसको फॉलो करते हुए वो दूसरा जो डिसीज़न होगा जो कि हाई कोर्ट देगी वो भी गलत हो जाएगा। तो इनका यहाँ पर कहना था कि आपको जो है प्रेसिडेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है हर केस का फ़ैसला जो है इंडिपेंडेंटली करें, केस के फैक्ट्स को देख कर करें। क्योंकि हर जज का अपना माइंडसेट होता है, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से जो है केस का फ़ैसला देता है। तो आप जो है इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि एक जज ने जो है अच्छे तरीके से फैक्ट्स को समझा होगा और उसके बेस के ऊपर जो है अपना ओपिनियन बनाया होगा।
तो इसलिए इनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट्स जो बन जाते हैं वो आप दूसरे केसेस के ऊपर जो है ब्लाइंडली अप्लाई ना करें, बल्कि फैक्ट्स ऑफ द केस देखें और हर केस का जो फैसला है वो इंडिपेंडेंटली करें। इसके बाद हमारे पास आते हैं लेवलिन जो थे, उन्होंने कहा कि लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका मकसद ये होता है कि सोशल एंड्स को अचीव कर सकें। सोसाइटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो लॉ को भी चाहिए कि सोसाइटी के साथ फ्लक्स में हो। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे लॉ को भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहना जाना चाहिए। जैसे पहले एग्जांपल दी हमने कि कुछ ऐसा भी टाइम था जब इंटरनेट का इतना रुझान नहीं था, तब साइबर लॉज की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अब जो वक्त आ चुका है तब इंटरनेट का ज़्यादा रुझान है, तो लोग मिसयूज़ भी करते हैं। इस वजह से साइबर लॉज हैं हमारे पास, और उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉज हैं हमारे पास, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा कि लॉ को सोसाइटी के साथ साथ चेंज होना चाहिए और सोसाइटी के साथ में फ्लक्स में रहना चाहिए। लीगल रियलिज़म की थॉट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक केस कंसिडर करते हैं जो कि लॉशनर वर्सेस न्यूयॉर्क का केस है। ये 1905 में इसका डिसीज़न हुआ था। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ हैं कि 1895 में न्यूयॉर्क की जो असेंबली है वो क्या करती है कि एक बेक शॉप के नाम से एक एक्ट बना देती है। उस एक्ट में ये होता है कि जो बेकरी में काम करने वाले लेबरर्स हैं उनको ये कहा जाता है कि आप दिन में 10 घंटे और एक हफ्ते में जो है 60 घंटों से ज़्यादा बेकरी में काम नहीं कर सकते। एक जो जोसेफ लॉचनर होते हैं वो एक छोटी सी बेकरी ऑन करते हैं, तो उनको जो है फ़ाइन हो जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आपने वायलेशन की है इस एक्ट की, बैक शॉप एक्ट की, क्योंकि आपने वर्कर्स को स्पेसिफाइड जो आवर्स हैं उससे ज़्यादा काम करवाया है अपनी बेकरी के अंदर। पहले उनके पास जो चार्ज लगता है उनके ऊपर वो लगता है 1899 में जो फ़ाइन उनको चार्ज किया जाता है। इस फ़ाइन पर जो है वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाते, फ़ाइन पे कर देते हैं। सेकंड टाइम जो दोबारा उनको वायलेशन के लिए पकड़ा जाता है 1901 में 1901 में, और काउंटी कोर्ट जो है उन्हें ये कहती है कि आप फ़ाइन पे करें। काफ़ी हैवी फ़ाइन होता है। तो इस टाइम जो है सेकंड टाइम जब उन्हें कन्विक्शन होती है काउंटी कोर्ट से, तो वो क्या करते हैं, इस कन्विक्शन को चैलेंज करते हैं। चैलेंज क्या करते हैं वो, अपीलेंट डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट की जो कि न्यूयॉर्क में है अपीलेंट डिवीज़न, वहाँ पे इसको चैलेंज करते हैं। लेकिन इस चैलेंज के नतीजे में जो है 3-2 की मेजॉरिटी से जो फ़ैसला है वो बरकरार रखा जाता है। मतलब ये केस सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हार जाते हैं वहाँ पे पहले फोरम पे। फिर वो दोबारा इसकी अपील करते हैं न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील में, तो वहाँ पर भी जो है केस हार जाते हैं ये 4-3 की मेजॉरिटी से। मतलब 4 जजेस जो है वो एक तरफ होते हैं, 3 एक तरफ होते हैं, इस तरीके से ये केस हार जाते हैं। फिर फाइनली जो है लास्ट जो अपील स्टेज था इनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें इन्होंने अपील दाखिल की। जोसेफ जो लॉचनर थे उनका ये कहना था कि ये जो बेक शॉप एक्ट है वो 14th अमेंडमेंट 1868 की वायलेशन है, क्योंकि 14th अमेंडमेंट 1868 में फ्रीडम का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया था, और उसमें एक चीज़ ये थी कि हर बंदे के पास फ्रीडम होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्ट पास किया गया है न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर की तरफ से, ये इस फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, तो इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना चाहिए। अब जब फाइनली जब केस यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर ये केस जीत जाते हैं, और जीतते भी 5-4 की मेजॉरिटी से हैं। 5 जजेस जो है इनकी फेवर में होते हैं, 4 जजेस जो है वो अगेंस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्ड होता है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो एक्ट पास किया गया है न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर की तरफ से, जिसके तहत बेकरी में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको आवर्स पर लिमिट किया गया कि आप इतने आवर्स तक काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये एक वायलेशन है इंडिविजुअल लिबर्टी की जो कि 14 अमेंडमेंट में दी गई है। और उन्होंने ये कहा कि ये एक इलिजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर है, गैर कानूनी तरीके से स्टेट पावर को इस्तेमाल किया गया है। तो इस वजह से ये जो बेक शॉप एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के साथ कंफर्मिटी में नहीं आ रहा। तो इस वजह से एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, और जोसेफ लॉचनर जो थे उन्हें किसी किस्म का भी फ़ाइन अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फिर। तो ये वाला केस जो था इसने कंट्रीब्यूट किया कि इससे हमें ये समझ आता है, पहली बात तो ये पता चलती है कि पहले जो नीचे वाले फॉरम्स थे वहाँ पर पहले काउंटी कोर्ट ने डिसीज़न दिया, फिर अपीलेट डिवीज़न ने डिसीज़न दिया,
थर्ड जो था डिसीज़न दिया वो न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील ने दिया। मतलब 3 फोरम्स पर फैसला बरकरार रहा। इसके पीछे आप ये देख सकते हैं कि इन तीनों फोरम्स में जो जजेस थे उनका माइंडसेट एक ही था, लेकिन जब मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पर जजेस का माइंडसेट चेंज हो जाता है। मतलब पर्सनल क्वालिफिकेशंस मैटर करती हैं, पॉलिटिक्स रोल अदा करते हैं, सोसाइटी को कंसिडर करना पड़ता है एक लॉ को प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए। इसी वजह से जो लीगल रियलिज्म की थ्योरी है वो ये कहती है कि लॉ खाली वो नहीं जो एक लेजिस्लेचर ने बना दिया है, बल्कि उसको लॉ को असल ज़िंदगी। अगर हम इस थ्योरी के मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला इसका मेरिट ये है कि इस थ्योरी ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की, एक थ्योरिटिकल बात नहीं। इसने ये कहा कि लॉ जो है उसको प्रैक्टिकल शेप में लाना एक लेजिस्लेटर का काम नहीं बल्कि एक कोर्ट का काम होता है, और वो उस कोर्ट जो है उसमें जो जज बैठा हुआ होता है वो फैसला करते हुए काफ़ी ह्यूमन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशंस से इन्फ्लुएंस होता है, फिर जाकर एक लीगल डिसीजन आता है, और वो जो लीगल डिसीजन इन शेप ऑफ प्रेसिडेंट होता है वही एक लॉ होता है, एक रियल लॉ वो होता है। तो इस स्कूल का फर्स्ट मेरिट ये था। सेकंड जो है वो ये था कि इन्होंने रोल ऑफ जुडिशरी को रिकग्नाइज़ किया। इससे पहले जो भी थ्योरीज थी वो जुडिशरी को एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो है वो कंसिडर नहीं करी थी, लेकिन इस थ्योरी ने जो है जुडिशरी का जो रोल होता है लॉ मेकिंग में वो इन्होंने रिकग्नाइज़ किया। इस थ्योरी की अगर हम क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो सबसे पहला और मेन क्रिटिसिज्म ये है कि इसने जुडिशरी का रोल तो रिकग्नाइज़ कर दिया, व्हाट अबाउट अदर सोर्सेज ऑफ लॉ? कस्टम्स कहाँ गए हमारे पास, लेजिस्लेशन कहाँ गई हमारे पास, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहाँ गई हमारे पास? ये सारी चीज़ों को इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। इन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट्स को रिकग्नाइज़ किया, बाकी सोर्सेज कहाँ गई, वो भी तो किरदार अदा करती हैं। उसके बाद जो सेकंड क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुआ वो ये है कि लॉ जब एक असेंबली बना देती है तो लोग उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोर्ट की इंटरवेंशन वहाँ पर लाजमी नहीं होती। ये लाजमी नहीं होता कि कोर्ट इंटरवीन करेगी और लोगों को के ऊपर लॉ इन्फोर्स कराएगी फिर जो जाकर वो लॉ बनेगा। या फॉर एग्जांपल एक असेंबली ने बिल बना दिया तो लोग उसको तब तक फॉलो नहीं करेंगे जब तक जो है कोर्ट इंटरवेन नहीं करती। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये एक चीज़ रियलिटी के ख़िलाफ़ है। वही चीज़ यहाँ पर जो है ये जुडिशल रिकग्निशन हर लॉ की लाजमी नहीं होती कि मतलब अगर एक असेंबली ने लॉ बना दिया है तो अगर जुडिशरी उसको रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रही, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कही जा रही है, तो क्या वो लॉ ही नहीं होगा इस थ्योरी के मुताबिक? तो ये किस्म का क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर। एंड फोर्थ जो क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर वो ये था कि ये थ्योरी डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। वो इस तरीके से कि जो लॉ मेकिंग काम है वो लेजिस्लेचर्स का है, कोर्ट्स का नहीं है। कोर्ट्स का काम लॉ को सिर्फ इंटरप्रेट करना है और लॉ को गारंटी कराना है, लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको गारंटी करना है, इससे ज़्यादा कोर्ट का काम नहीं है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ख़िलाफ़ भी जा रहा है ये वाली थ्योरी। लास्ट जो क्रिटिसिज्म इस पर ये होता है कि ये थ्योरी जो है सिर्फ थॉट्स में है। मतलब इसका जो अगर हम अपनी आज की सोसाइटी में देखें तो इस थ्योरी का इतना रोल अदा नहीं होता, क्योंकि हमारे इस थ्योरी के मुताबिक जो एक सोल सोर्स ऑफ लॉ है वो जुडिशरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे पास दूसरी सोर्स ऑफ लॉज भी होती हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जो है एक क्या नाम है दूसरी सोर्सेज नहीं होती, लेकिन हमारे पास सोर्सेज होती हैं दूसरी भी। और लॉ जो है वो अगर एक असेंबली जो दे देती है तो उसको कोर्ट की इंटरवेंशन के विदाउट ही लॉ फॉलो करते हैं, और वो जो देते हैं असल शक्ल में जो लेकर आते हैं वो जजेस होते हैं। और जजेस जब केस का फ़ैसला कर रहे होते हैं तो वो खाली लॉ को कंसिडर नहीं कर रहे होते, बल्कि वहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स, बायसनेस, प्रेजुडिसनेस हो गई, और पॉलिटिक्स होगी, इकोनॉमिक्स होगी, उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस होगी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनको रियल शेप में जो लेकर आते हैं वो कोर्ट्स ही लेकर आते हैं, जजेस और लॉयर्स ही लेकर आते हैं, एक असेंबली नहीं लेकर आती। असेंबली खाली लॉ को इनेक्ट कर देती है, लेकिन उसको जो असल शक्ल में लाना वो कोर्ट्स का काम होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू लीगल रियलिस्ट, अगर आप एक लीगल रियलिस्ट से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि कानून भले लेजिस्लेचर बनाती है, लेकिन उनके मुताबिक जो रियल लेजिस्लेटर्स हैं वो कोर्ट्स हैं, ना कि असेंबली। काम किसका होता है? एग्जेक्टिव का होता है कि लोगों से फॉलो कराएं। कोर्ट में उसी सूरत में अप्रोच किया जाता है जब लॉ की वायलेशन होती है या फिर लॉ को इंटरप्रेट करवाने की ज़रूरत होती है। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी, लीगल रियलिज्म की थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।